हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। अपन ने ट्रेकोस्टोमी एंडोट्रेकियल इंटूबेशन ये अपन ने पढ़ लिया अभी। तो एक्चुअली में क्या होता है कि अपन ने पढ़ तो लिया, लेकिन अभी क्वेश्चन आंसर जब करते हैं अपन तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं रहते। थोड़ा अपन क्वेश्चन सेशन थोड़ा कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन सेशन लेने से अपना थोड़ा अच्छा रहेगा, अपने और भी सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो अपन क्या करेंगे, कम से कम 15-20 जो क्वेश्चंस है वो सारे रिपीटेड जो एम्स है, नॉट सेट है, ये सही है, या और अदर जो भी एग्ज़ाम है, स्टाफ नर्स या एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम में है, या पोस्ट बेसिक बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम में है, या अपने इग्नू पोस्ट बीएससी हो गया, आरयूएसएच में हो गया, एसएसबी डीडीई, जितने भी मतलब एग्ज़ाम होते हैं, एलएनजेपी है, तो ये सारों में मतलब ये सक्शनिंग और एंडोट्रेकियल इंटूबेशन या ट्रेकोस्टोमी इंटूबेशन या सक्शनिंग से रिलेटेड जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम आज ले रहे हैं, है ना। तो अपन थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, क्लास शुरुआत करता हूँ। उससे पहले अपन प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने और स्टूडेंट को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द एंडोट्रेकियल ट्यूब इज़ पुट इन द, ये मैंने अपने हैंड राइटिंग से लिख के ये फिर ये कर रहा हूँ मैं। टाइपिंग में एक स्टूडेंट को फीलिंग नहीं आती, तो मैंने कोशिश की है कि मेरे हैंड मतलब खुद स्वयं एक बार लिख के फिर इसको इसमें पुटअप करूँ, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। द एंडोट्रेकियल ट्यूब इज़ पुट इनटू द, ठीक है ना, इसोफेगस में, स्टोमक में, ट्रेकिया में और नेजल कैविटी में। तो एंडोट्रेकियल जो ट्यूब होती है, जैसे मैंने पढ़ाया था, नाम से ही पता चल रहा है, एंडो मतलब इनसाइड, एंडो मतलब इनसाइड, है ना, और ट्रेकिया मतलब ट्रेकिया के अंदर जो ट्यूब इनसाइड होती है उसको कहते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो ये क्वेश्चन देखो, एक तो ये NPCIC में आया हुआ है, स्टाफ नर्स जून 2019 में आया हुआ है, ESIC स्टाफ नर्स में दिल्ली 2012 में आया हुआ है, और BCCL स्टाफ नर्स 2015 में आया हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीटेड होता है, तो अपन को नॉलेज में रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका डी। सॉरी, राइट आंसर डी कहाँ है? राइट आंसर होगा इसका ट्रेकिया, एंडोट्रेकियल है तो ट्रेकिया इज राइट आंसर, है ना। ये अपने सी इज राइट आंसर, है ना। एंडोट्रेकियल ट्यूब दोनों याद रखना, एंडोट्रेकियल ट्यूब और ट्रेकियोस्टोमी दोनों कहाँ होती है? ट्रेकिया के अंदर ही, क्योंकि ट्रेकियोस्टोमी पे भी ट्रेकिया आ रहा है, तो वो भी ट्रेकियोस्टोमी में जो एक सर्जिकल प्रोसीजर है, स्टोमा बना के इंसिजन लगा के ट्रेकिया में उसके अंदर ट्यूब जो डालते हैं अपन एयरवे के लिए, तो उसको कहते हैं ट्रेकियोस्टोमी। और ओरल या नेजल या ओरल कैविटी से अंदर ट्रेकिया के अंदर फिर वो डालते हैं, तो एक ट्यूब होती है, उसको कहते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब, है ना। किस लिए करते हैं? टू गेन कंट्रोल ऑफ एयरवे, ठीक है। ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ट्रेकियोस्टोमी ट्रेकियोस्टोमी यूजुअली परफॉर्म्ड बिटवीन द ट्रेकिया रिंग्स कार्टिलेज ऑफ, मतलब ट्रेकियोस्टोमी है वो यूजुअली अपन कौन से जो ट्रेकियल रिंग कार्टिलेज है उसमें अपन डालते हैं। तो मैंने जैसे कि अपनी एक वीडियो बनाया हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ भी था कि दो तरह की ट्रेकियोस्टोमी होती है मोस्ट प्रोबेबली, जिसमें एक तो होती है हाई और एक होती है लो। अब आप वीडियो देखो कि ट्रेकियोस्टोमी में, तो आपको पता चलेगा, उसमें मैंने बनाया हुआ अंदर है, अपने चैनल पे पढ़ा है। उसमें देखो हाई में क्या होता है, हाई में याद रखना, हाई में कब करते हैं, क्या इंडिकेशन है ट्रेकियोस्टोमी हाई वाले में, कि जब सीए लेरिंग्स हो, सीए लेरिंग्स और लेरिंगेक्टोमी उसको अगर करनी है तो अपन हाई वाले को प्रीफर करते हैं। और लो वाले में सब कंडीशन होती है जो अपन करते हैं। तो इसमें अपन को ये बताया भी कि जो ट्रेकियोस्टोमी अपन बिटवीन में कहाँ कहाँ करते हैं, तो ज़्यादातर मोस्टली है वो कहाँ पे करते हैं? सेकेंड एंड थर्ड जो कार्टिलेज होता है उसमें। अच्छा, लो में क्या होता है? लो में फिर सेकेंड या थर्ड ये कार्टिलेज होता है लो में करता, मतलब इथमस होता है, इथमस से जो नीचे होता है पोर्शन
कार्टिलेज जो क्रिकॉइड कार्टिलेज वगैरह होता है उससे अगर इतना से नीचे है तो सेकंड थर्ड में करते हैं अपन, है ना। तो ये याद रखना ये चीज़। चलिए अपन थर्ड की ओर। ये क्वेश्चन भी देखो बहुत बहुत बार आया हुआ है। ये NPCIL स्टाफ नर्स 2019 में आया हुआ है और BCCL स्टाफ नर्स 2015 में भी आया हुआ है। अच्छा, ये स्टाफ नर्स देखो BCCL स्टाफ नर्स 2015 में ये भी आया हुआ है। ट्रेकियोस्टोमी एंडोट्रेकियल ट्यूब कहाँ लगती है तो वो भी आया हुआ था। और ये एंडोट्रेकियल जो इंटूबेशन है तो ये भी आया हुआ है। एंडोट्रेकियल इंटूबेशन इज़ यूज्ड इन, मतलब कब करते हैं अपन मेनली, है ना। एंडोट्रेकियल इंटूबेशन इज़ यूज्ड इन जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया में करते हैं, रीजनल एनेस्थीसिया में करते हैं या लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना। क्या क्या होता है एक्चुअली में कि एंडोट्रेकियल जो इंटूबेशन है उसका मतलब क्या होता है। एंडोट्रेकियल ट्यूब डालना नोज या माउथ के थ्रू, किस किस में डालना, ट्रेकिया में डालना। क्यों डालना, क्योंकि एयरवे को मेंटेन करने के लिए डाल रहे हैं। अच्छा, तो उसके बाद में क्या होता है कि एनेस्थीसिया में कौन सा टाइप है जो पूरी बॉडी को मतलब एक तरह से वो करता है, सेडेट करता है। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया में तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में जो एनेस्थीसिया देता है तो लोअर जो पार्ट है बॉडी का वो उसमें सेडेट होगा। रीजनल एनेस्थीसिया में भी ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, और लोकल एनेस्थीसिया में कोई लोकल बॉडी का जो पार्ट है उसको सेडेट करते हैं। तो जनरल जो एनेस्थीसिया है, शॉर्ट एक्टिंग जो जनरल एनेस्थेटिक एजेंट है ना, जैसे प्रोपोफॉल हो गया, थियोपेंटेल हो गया, सोडियम हो गया, ये सभी यूज करने के लिए पेशेंट को तो ड्यूरिंग इंट्यूबेशन करते तब देते हैं। तो ये हो गया जनरल एनेस्थीसिया, ये राइट आंसर है, ठीक है ना, याद हो जाएगा आपको। चलो आगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा, फोर्थ क्वेश्चन सॉरी। द हेल्थ केयर प्रोवाइड इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर मतलब नर्स समझ लो उसको। नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट ऑन ए वेंटिलेटर विथ एन एंडोट्रेकियल ट्यूब इन पैलेस। एंडोट्रेकियल ट्यूब पेशेंट की लगी हुई है, ठीक है ना, जो कि पेशेंट वेंटिलेटर पे है। अब नर्स उसकी केयर कर रही है। तो व्हाट असेसमेंट डाटा इंडिकेट द ट्यूब हैज़ माइग्रेट टू सो फार डाउन द ट्रेकिया, कि ट्रेकिया के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा ट्यूब है, तो उसको कैसे मतलब वो क्या इंडिकेशन, क्या असेसमेंट रहेगा, क्या इंडिकेट करेगी, ठीक है ना। तो क्या होता है कि मैं बता देता हूँ मोटा मोटा। तो इसमें क्या है देखो, डिक्रीज्ड ब्रीथ साउंड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट, ये हाई प्रेशर अलार्म साउंड है वो बजेगी, या इंक्रीज कैकर्स ऑस्कल्टेट बाइलेटरली, या लो प्रेशर अलार्म साउंड। तो एक इसमें देखने वाली बात ये अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसमें बता देता हूँ। तो ये GMCH चंडीगढ़ में ये आया हुआ है क्वेश्चन 2019 में ही। तो अपन इसमें देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या रहेगा। तो ये तो पता ही चल गया कि जैसे मैंने बताया था एंडोट्रेकियल ट्यूब में भी जो अपना कैरिना और वोकल कॉर्ड है ना, ये जैसे मैंने बताया था, जैसे ये की पेशेंट है ये, अब ये कैरिना हो गया बीच में ना, ऊपर से ब्रोंकस है ये ऐसे, और ये ब्रोंकस हो गया, ये ट्रेकिया हो गया, तो ये कैरिना हो गया। अब ऊपर अगर वोकल कॉर्ड ले ले तो वोकल कैरिना से जस्ट 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर जो एंडोट्रेकियल ट्यूब का लास्ट पोर्शन है, अगर ऊपर से ऐसे डालते हैं तो लास्ट जो पोर्शन है 1 से 2 सेंटीमीटर तो कैरिना से ऊपर रखना है, और 2 से 2.5 सेंटीमीटर वोकल कॉर्ड से नीचे रखना है, मतलब यहाँ रखना है ना। तो यहाँ रखने का मतलब ये है कि क्योंकि अगर अपन ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि मैं बता देता हूँ, क्योंकि जैसे अगर ट्यूब को ज़्यादा अंडर इस डालेंगे तो इस साइड में चली जाएगी, इस साइड में चली जाएगी तो राइट साइड में तो साउंड आएगी, लेकिन लेफ्ट साइड में जो एयर है वो एंट्री होगी नहीं, लेफ्ट साइड लंग्स में, है ना। तो इसलिए अपन क्या कहते हैं, यहाँ रखेंगे इस पोर्शन को, है ना। तो ये चीज़ समझने वाली बात है कि कैरिना से 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर रखिएगा अपन, तो क्या होगा वो उसकी जो क्या कहते हैं ये इंडिकेट करेगा भाई कि तो डिक्रीज ब्रीथ साउंड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट, है ना। तो इसमें आंसर क्या होगा, ए, राइट आंसर कौन सा होगा, ए। मतलब कि एक साइड में लंग्स में एक साइड में वो चली जाएगी तो फिर एक साइड में आएगी नहीं, तो उससे इंडिकेट होगा भाई कि ये जो सही नहीं लगी हुई ट्यूब।
चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। टू क्लियर द एयर वे आफ्टर ट्रेकियोस्टोमी द नर्स शुड। अब इसमें क्या कह रहा है कि टू क्लियर द एयर वे आफ्टर ट्रेकियोस्टोमी द नर्स शुड, मतलब ट्रेकियोस्टोमी होने के बाद में एयरवे क्लियर करने के लिए नर्स को क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन आया है इग्नू PBSE 2013 में क्वेश्चन आया था ये। तो मतलब ट्रेकियोस्टोमी होने के बाद में एयरवे क्लियर करना है तो नर्स क्या करेगी, तो अपन क्या करेगी इसमें राइट आंसर क्या होगा, सक्शन करेगी पेशेंट। जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रेकियोस्टोमी के बाद में फर्स्ट 24 आवर्स, ट्रेकियोस्टोमी के बाद में फर्स्ट 24 आवर्स एवरी 30 मिनट्स, मतलब हर आधे घंटे बाद में उसको सक्शन करना है, ठीक है ना। सक्शन करना और कितनी देर तक करना है, 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना है। मोर देन 10 सेकंड शुड नॉट बी यूज्ड सक्शनिंग, याद रखना 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर सक्शन करना है और सक्शन हर आधे घंटे में करना है। 24 जो आवर्स है उसके अंदर, उसके बाद में आप हर 2 घंटे के बाद सक्शन करना है। तो सक्शनिंग इसमें होगा, राइट आंसर होगा, है ना, सक्शनिंग करना है। मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, क्यों ट्रेकियोस्टोमी करी तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का सवाल ही नहीं। फीडिंग से कोई मीनिंग ही नहीं है, फीडिंग दो नहीं दो, ट्रेकियोस्टोमी से क्या रिलेटेड है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन, हाँ ठीक है, ऑक्सीजन भी अपन एडमिनिस्ट करेंगे। SpO2 अगर उसका कम आ रहा था, कम आएगा अगर, तो अपन ऑक्सीजन भी एडमिनिस्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले सक्शन तो करेंगे ना, भाई उसका एयरवे क्लियर तो करना पड़ेगा, उसके बाद में अपन ऑक्सीजन देंगे। तो सबसे पहले क्या करेगा, तो सबसे पहले अपन को नहीं, इसमें क्लियर लिखा हुआ टू क्लियर द एयरवे, बिल्कुल उसी से पता चल रहा है टू क्लियर द एयरवे। एयरवे को सही करने के लिए ऑक्सीजन से तो एयरवे क्लियर होगा नहीं, तो सक्शन ही करेंगे अपन, है ना। चले आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, फॉर ट्रेकियोस्टोमी पेशेंट हाउ ओपन सक्शनिंग शुड बी डन। फॉर ट्रेकियोस्टोमी पेशेंट हाउ ओपन सक्शनिंग शुड बी डन, मतलब यूँ है कि ट्रेकियोस्टोमी के लिए पेशेंट को सक्शनिंग करना है तो किस हिसाब से करना चाहिए सक्शन। मतलब ऑप्शन ए एज डिजायर्ड, मतलब जब ठीक आपको ठीक लगे तभी करना चाहिए, या एज नीडेड, जब लगे कि नहीं इसको करना चाहिए सक्शन तब करना चाहिए, या एवरी 1 आवर या एवरी 2 आवर, ठीक है ना। तो एक्चुअली में क्या है कि इसमें कोई टाइमिंग नहीं दिया हुआ पेशेंट कब मतलब सक्शनिंग कब करना चाहिए वगैरह, फर्स्ट 24 आवर्स है या सिक्रेशन ज़्यादा है, कोई ऐसी कंडीशंस नहीं दी हुई इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, और ये भी आया हुआ है इग्नू पोस्ट BSc 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो बी इस राइट आंसर, एज नीडेड। कोई ज़रूरी नहीं है कि अब जैसे मैंने बता तो दिया कि 21 आवर्स में हर आधे घंटे में करना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं हर आधे घंटे में करें। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ज़रूरत लगे 10 मिनट बाद में भी अगर सिक्रेशंस ज़्यादा आ रहे तो अपन 10 मिनट बाद में भी वापस कर सकते हैं। तो एज नीडेड तो उसको करना ही है। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ सक्शनिंग सिक्रेशंस, है ना, फ्रॉम ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब शुड बी एज नीडेड, है ना। उससे पहले क्या करना है कि सक्शन करने से पहले उसको हाइपर ऑक्सीजनेट भी करना है पेशेंट को, ये भी मैंने बताया था, है ना, पढ़ाया था तब। अब चलते हैं अपन आगे। बिफोर डूइंग सक्शनिंग इट इज़ नॉट नेसेसरी टू, अब देखो ये क्वेश्चन समझने वाली बात है कि बिफोर सक्शनिंग इट इज़ नॉट नेसेसरी टू, मतलब सक्शन करने से पहले इन चारों ऑप्शन में से ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो अपन चेक करते हैं क्या ज़रूरी नहीं है। चेक SpO2, ऑस्कल्टेटिंग लंग साउंड, या वॉश हैंड, या चेक द टेम्परेचर। अब देखो सक्शन करने से पहले चेक SpO2, बिल्कुल चेक करना चाहिए SpO2। क्यों SpO2 चेक करने का मतलब ये है कि अगर पेशेंट अपन को लगे कि अगर उसका SpO2 60 आ रहा है, 60% ही आ रहा है, तो अपन को 100% उसको हाइपर ऑक्सीजनेट करके फिर अपन सक्शन करेंगे। अगर उसका SpO2 बहुत ज़्यादा कम आ रहा है तो पहले तो उसको 100% ऑक्सीजन देंगे उसको पेशेंट को, ठीक है ना। उसके बाद में अपन सक्शन करेंगे। तो चेक SpO2 तो करना ही करना है उसको सक्शन से पहले। अब ऑस्कल्टेट लंग्स साउंड, मतलब उसका लंग साउंड भी उसको सुनना है अपन को एक बार कि प्रॉपर लंग्स मतलब एयर एंट्री है कि नहीं है लंग्स में वो, तो ये भी एक अपन को देखना ही पड़ेगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। वॉश हैंड,
मतलब हाथ तो धोने ही धोने हैं सक्शन करने से पहले, क्योंकि ये भी ऐसे भी टेक्निक से एक तरह से है, तो अपन को हैंड वॉश भी करना पड़ेगा प्रॉपर, है ना। चेक द टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, तो अपना राइट आंसर इज द डी हो गया, क्योंकि टेम्परेचर से अपना कोई लेना देना नहीं है। कम से कम सक्शन से पहले से टेम्परेचर देखना नहीं देखना से कोई मीनिंग नहीं बनता है। ओके माय नर्सिंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, समझ में आ रहा है आपको? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नेजोट्रेकियल सक्शनिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन केस पेशेंट इज हैविंग, मतलब नेजोट्रेकियल जो सक्शन कर रहे हैं अपन, नेजोट्रेकियल सक्शन जो कर रहे हैं, सक्शन जो कर रहे हैं नेजोट्रेकियल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कब है, मतलब बाई नेजल से, नेजल के थ्रू ट्रेकिया का सक्शन कर रहे हैं। सुनना, नेजोट्रेकियल मीन्स नेजो मतलब नेजल जो कैविटी है, बाई नोज से सक्शन डाल के अपन ट्रेकिया में जो सक्शन करते हैं उसको कहते हैं नेजोट्रेकियल सक्शन। तो नेजोट्रेकियल जो सक्शन कर रहे हैं तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है पेशेंट इज हैविंग, तो लैरिंजियल एडिमा एंड स्पाज्म, हाइपोक्सिया, डिसरिथमियाज एंड इंक्रीज आईसीपी। तो याद रखना मेरे दोस्तों, वैसे तो देखा जाए कि लैरिंजियल एडिमा और स्पाज्म किसी पेशेंट का है तो उसमें भी अपन सक्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें ये देखो RUSH MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम आया था 2015 में क्वेश्चन, तो अपन डी की तरफ जाएंगे इसमें, मोस्ट प्रोबेबली बेसिकली अपन डी की तरफ जाएंगे। अगर किसी पेशेंट का इंक्रीज्ड ICP है, अगर किसी पेशेंट का ICP बढ़ा हुआ है ना, ICP अगर बढ़ा हुआ है तो अपन उसका नेजोट्रेकियल जो है सक्शन वो नहीं करते हैं। चलते हैं अपन आगे की ओर। अब ये देखो, ये क्वेश्चन ESIC में आया था 2010 में, बीवारी वाले में स्टाफ नर्स में आया था कि मैक्सिमम टाइम ऑफ सक्शन आफ्टर लैरिंजेक्टोमी, याद रखना ये भी लैरिंजेक्टोमी, अगर किसी पेशेंट का लैरिंजेक्टोमी मतलब रिमूव द लैरिंज अगर हो गया वो रिमूव कर दिया हो, तो उस समय अगर सक्शन करते हैं, है ना, तो मैक्सिमम टाइम कितना करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि एक पेशेंट है उसको 5 to 10 सेकेंड के से ज़्यादा इसको सक्शन नहीं करना है। इस पर लिखा हुआ आफ्टर लैरिंजेक्टोमी 10 to 15 सेकेंड के अंदर अंदर उसको सक्शन करना ही करना है, ठीक है ना। उससे ज़्यादा करोगे तो पेशेंट हाइपोक्सिया में चला जाएगा, पेशेंट कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ओके भाई दोस्तों, चलें आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, नर्स एंगेज्ड इन सक्शन प्रोसेस ऑफ ट्रेकियोस्टोमी इन situ पेशेंट who require frequent suctioning, how long she should do suctioning every time। ये देखो आप, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ये BHU नर्सिंग ऑफिसर सितंबर 2019 में आया हुआ है, जिप में स्टाफ नर्स 2013 में आया हुआ है, और DSSB स्टाफ नर्स 2013 में आया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना मेरे दोस्तों। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पेशेंट है, नर्स एंगेज इन सक्शन प्रोसेस ऑफ ट्रेकियोस्टोमी इन situ पेशेंट, मतलब एक पेशेंट की ट्रेकियोस्टोमी लगी हुई है, एक पेशेंट की ट्रेकियोस्टोमी लगी हुई है और सक्शन उसका करना है। सक्शन प्रोसेस मतलब सक्शन करने के लिए वो प्रोसेस में जा रही है। अब हु रिक्वायर फ्रिक्वेंट सक्शनिंग, अब उसको बार बार सक्शन की ज़रूरत है क्योंकि सिक्रेशन ज़्यादा आ रहे हो गए, तो ट्रेकियोस्टोमी की बार बार उसको सक्शन करने की ज़रूरत है। तो अब कहने का मतलब ये है, तो हाउ लॉन्ग शी शुड डू सक्शनिंग एवरी टाइम, मतलब एवरी टाइम मतलब प्रत्येक टाइम में वो सक्शन कितनी बार करना चाहिए उसको। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 15 सेकेंड से ज़्यादा कभी भी अपन सक्शन नहीं करते हैं पेशेंट का, याद रखना मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों कि ड्यूरिंग सक्शनिंग पेशेंट में बिकेम एपनोटिक, है ना, एपनोटिक सिंस द एयर फ्रॉम लंग्स आल्सो सक्शन एंड पेशेंट आल्सो होल्ड ब्रीदिंग ड्यूरिंग सक्शनिंग। क्योंकि एक तो पेशेंट अगर एपनोटिक हो सकता है क्योंकि आप जैसे ही ट्रेकियोस्टोमी से सक्शन करते हो तो पेशेंट क्या है कि अपनी खुद की जो ब्रीदिंग है वो होल्ड कर देता है। जब सक्शन करोगे तो वो वैसे ही सांस नहीं ले पाएगा, है ना। तो एक तो वो हो गया, एक तो अपने खुद की ब्रीदिंग है वो होल्ड करके रख देगा, और दूसरा जो है वो आप नेगेटिव प्रेशर से जो भी उसका अंदर ऑक्सीजन आ गया या CO2 होगा वो पूरा का पूरा आप बाहर निकाल दोगे सक्शन के टाइम में। तो याद रखना मेरे दोस्तों कि
10 सेकंड से ज़्यादा अपन 15 सेकंड से ज़्यादा अपन कभी भी सक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें वैसे तो 5 to 10 सेकंड होना चाहिए, है ना, एक टाइम में, याद रखना। वैसे तो 5 to 10 सेकंड होना चाहिए, लेकिन इसमें 15 सेकंड है, तो 15 सेकंड से ज़्यादा तो कभी भी नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो 101% वो सडन डेथ हो सकती है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा पेशेंट। चले आगे, चलो आगे। प्रोलॉन्ग्ड सक्शनिंग ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी में कॉज, ये क्वेश्चन ऊपर वाला लास्ट 10 नंबर वाला क्वेश्चन इसमें आ गया। ये क्वेश्चन देखो कहाँ आया हुआ है, RUSH MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2019 में आया हुआ है ना। मतलब प्रोलॉन्ग सक्शनिंग मतलब ज़्यादा देर तक सक्शन करेंगे अपन 10 या 15 सेकंड से ज़्यादा, तो पेशेंट को क्या हो सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पेशेंट हाइपोक्सिया में चला जाएगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था ट्रेकियोस्टोमी में पेशेंट हाइपोक्सिया में तो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन है जो वो रिमूव हो जाएगी, होल्ड ब्रीदिंग कर देता है पेशेंट सक्शनिंग के टाइम में। साथ में कार्डियक अरेस्ट में क्यों होगा पेशेंट, क्योंकि जैसे जैसे ही अपन सक्शन ट्रेकिया में डालते हैं तो वेगस नर्व जो होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है। वेगस नर्व के स्टिमुलेट होने से रेस्पिरेटरी सेंटर को जो है सेंटर होता है उसको वो स्टिमुलेट हो जाता है, और वो स्टिमुलेट होने के बाद में उसके वो ब्रेडिकार्डियम चला जाता है। उसके हार्ट रेट है जो ऑटोनोमस जो उसका नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो उसका ट्रिगर एक्टिवेट होते ही फिर वो क्या करता है कि वेसोवेगल जो नर्व है उसको स्टिमुलेट कर देता है, और एक तरह से ब्रेडिकार्डिया कर देता है पेशेंट को, और ब्रेडिकार्डिया होते ही कार्डियक अरेस्ट हो सकता है पेशेंट, याद रखना मेरे दोस्तों। चलते हैं अपन आगे की ओर, है ना। इसमें क्या है मैं बताता हूँ थोड़ा। ये a nurse is doing ET suctioning. A nurse is doing endotracheal suctioning. During the procedure, the nurse notes decrease heart rate on the monitor, है ना। What should be फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन, ये जैसे मैंने बताया था 11 में आ गया था कि एक नर्स है जो एंडोट्रेकियल ट्यूब लगी हुई है, ट्रेकियोस्टोमी नहीं है, याद रखना। एक पेशेंट है जिसको एंडोट्रेकियल ट्यूब लगी हुई है, उसका सक्शन कर रही है नर्स, है ना। अब प्रोसीजर के टाइम में क्या होता है कि वो कार्डियक मॉनिटरिंग में देख रही है, कार्डियक मॉनिटर में उसका हार्ट रेट है वो कम हो रही है धीरे धीरे, ब्रेडिकार्डियम जा रहा है पेशेंट। तो नर्स का जो फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन है वो क्या रहना चाहिए, तो ये है कंटिन्यू टू सक्शन, लगातार करेगी, या स्टॉप प्रोसीजर एंड ऑक्सीजनेट टू द पेशेंट, या रीऑक्सीजनेट टू द पेशेंट मतलब उसको ऑक्सीजनेट करेगी, या इंश्योर दैट सक्शन इज लिमिटेड टू 15 सेकेंड, या वो इंश्योर करेगी भी कम से कम 15 सेकेंड तक सक्शन करना ही करना है, या नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी में इसका आंसर रहेगा मेरे दोस्तों बी, स्टॉप सक्शन एंड ऑक्सीजनेट पेशेंट। अपन वेट नहीं करेंगे, डी में नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली, वो ठीक है कि डॉक्टर को बताना चाहिए अपन को इमीडिएटली, लेकिन सबसे पहले ऑक्सीजन एक बार तो स्टॉप करो सक्शन और उसको ऑक्सीजन दो, है ना। एक बार तो स्टॉप करो ऑक्सीजन और उसको ऑक्सीजन दो, उसके बाद अपन क्या करेंगे कि जो भी है उसके बाद में अपन करेंगे भाई कि डॉक्टर को बुलाना है या 15 सेकेंड हुआ कि नहीं, वो बाद की बात है। बाकी एक बार तो बंद करना पड़ेगा ताकि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट नहीं हो। ठीक है मेरे दोस्तों, चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इन सक्शनिंग ए ट्रेकियोस्टोमी द नर्स मस्ट रिमेंबर दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू, इन सक्शनिंग इट, अब ट्रेकियोस्टोमी की सक्शनिंग हो रही है, ट्रेकियोस्टोमी का सक्शन कर रहे हैं, नर्स कर रही है। द नर्स मस्ट रिमेंबर दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू, तो नर्स को क्या करना चाहिए, क्या उसको ध्यान में रहना चाहिए ट्रेकियोस्टोमी का सक्शन करते समय, है ना। तो इनिशिएट सक्शन एज द कैथेटर इज बीइंग विड्रॉवल, स्लोली इंसर्ट कैथेटर अंटिल कप रिफ्लेक्स इज स्टिमुलेटेड, या गिव 100% O2 बिफोर सक्शनिंग, या अनटाई द नेक टैप्स वाइल सक्शनिंग। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, सी इज़ राइट आंसर। जैसे कि मैंने बताया था ट्रेकियोस्टोमी का अगर सक्शन अपन कर रहे हैं तो याद रखना मेरे दोस्तों कि नर्स को क्या ध्यान में रहना चाहिए। नर्स को 100% ऑक्सीजन, एक बार सक्शन से पहले उसको 100% ऑक्सीजन कम से कम 1 मिनट तक उसको देंगे, जिससे वो SpO2 है वो प्रॉपर टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच जाए। और 10 से 15 मिनट तक अगर अपन 5 से 10 मिनट तक सक्शन भी करें तो ऑक्सीजन कम से कम ठीक रहे, उसका मेंटेन रहे SpO2 लेवल, है ना। तो इनिशिएट सक्शन एज कैथेटर इज बीइंग विड्रॉल सोलोली, अब भी धीरे धीरे तो निकालना है ठीक है,
लेकिन एक बार कम से कम हाइपोक्सिया इसमें सबसे क्रिटिकल कंडीशन कौन सी है, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं देंगे सक्शन से पहले, उसको प्रॉपर ऑक्सीजनेट नहीं देंगे तो, है ना, तो अनटाई द टैप वाइल सक्शनिंग, इससे कोई मतलब नहीं है ना, तो ये चीज़ याद रखना है। अब चलते हैं अपन मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। व्हेन परफॉर्मिंग सक्शनिंग ऑन ए पेशेंट यू शुड, आपको क्या करना चाहिए व्हेन परफॉर्मिंग सक्शनिंग ऑन ए पेशेंट, एक पेशेंट है जो सक्शनिंग कर रहे हैं उसकी, यू शुड तो आपको क्या करना चाहिए, परफॉर्म सक्शन ऑन द पेशेंट फॉर लॉन्गर देन 10 सेकेंड ईच टाइम, या अप्लाई सक्शन कंटिन्यूसली वाइल इंसर्टिंग द कैथेटर, या अप्लाई सक्शन इंटरमिटेंटली एज द कैथेटर इज इंसर्टेड, या ऑक्सीजनेट द पेशेंट लंग्स बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग द प्रोसीजर। अब जैसा कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन क्या कहना है कि व्हेन परफॉर्मिंग सक्शनिंग ऑन ए पेशेंट यू शुड, तो आपको क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन आया हुआ ESI से, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये ESI से स्टाफ नर्स 2019 में आया हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है मेरे दोस्तों, अब चलते हैं अपन, तो अपन को क्या करना चाहिए, तो इसमें देखो आप गौर से पढ़ोगे, परफॉर्म सक्शन ऑन द पेशेंट फॉर लॉन्गर, मतलब ठीक है लॉन्गर देन 10 सेकेंड ईच टाइम, मतलब 10 सेकेंड से ज़्यादा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बी क्या कहते हैं, अप्लाई सक्शन कंटिन्यू बाई स्टर्निंग द कैथेटर, अप्लाई सक्शन कंटिन्यूसली, ये भी कोई मतलब नहीं है, कंटिन्यू आप ऑक्सीजन दोगे इंसर्ट, जब कैथेटर अंदर मतलब अंदर जाएगा तो उस समय अपन को सक्शन नहीं करना, एक बार होल्ड करके फिल करना है ना, अप्लाई सक्शन इंसर्ट इमीडिएटली एट द कैथेटर इज इंसर्टेड, तो इससे भी कोई मतलब नहीं, तो अपन राइट आंसर इज ऑक्सीजनेट द पेशेंट लंग्स बिफोर एंड आफ्टर। ये क्वेश्चन बार बार वही आ रहा है कि आपको एक बार ऑक्सीजन देना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सक्शन प्रोसीजर, द सक्शन प्रेशर फॉर परफॉर्मिंग नेजोफेरेंजियल सक्शनिंग थ्रू ए वॉल बेस्ड सक्शन यूनिट इन एन एडल्ट पेशेंट शुड बी एडजस्ट टू। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको कि एक एडल्ट जो पेशेंट है उसमें अपन कितना कितना तक रख सकते हैं, तो सक्शन प्रेशर शुड बी बिटवीन 120 से 150, 120 से 150 तक mm/Hg रख सकते हैं। इट मे बी लॉन्गर फॉर इन्फेंट, है ना, लोअर फॉर इन्फेंट, मतलब इससे कम रखना है लोअर में। अगर किसी का पेशेंट का है तो सक्शन प्रेशर इज परफॉर्मिंग नेजोफेरेंजियल सक्शनिंग थ्रू ए वॉल बेस्ड सक्शन यूनिट, एडल्ट में अपन कितना रखते हैं, वैसे 100 से 120 mm/Hg रखते हैं ना, वैसे 100 से 120 mm/Hg लगते हैं, लेकिन 140 और 150 में अगर अपन को कहे कि कौन सा ज़्यादा है, तो ये अपन को 150 तक अपन रख सकते हैं, 150 से ज़्यादा नहीं रखना अपन को, है ना, जो प्रेशर है वो। चलते हैं अपन आगे। फिजिशियन ऑर्डर्ड ओरल एज वेल एज नेजल सक्शन टू ए क्लाइंट, व्हाट यू विल डू सक्शन फर्स्ट। तो सबसे ये क्वेश्चन आया हुआ RUSH MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2018 में, है ना, तो इसमें कहने का मतलब फिजिशियन ने भाई बोल दिया कि इसका ओरल और नेजल दोनों सक्शन करने हैं क्लाइंट के, तो सबसे पहले आप कौन सा सक्शन करोगे, तो याद रखना मेरे दोस्तों, सबसे पहले अपन नेजल जो है वो नोज वाला जो सक्शन है वो करते हैं अपन, याद रखना। क्यों कि अपन ने पढ़ा भी था कि माउथ में अगर करेंगे तो माउथ में क्या होता है कि रेस्पिरेटरी जो ट्रैक में चांसेस टू मोर देन बैक्टीरियल या वायरल जो होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में ज़्यादा हो सकता है, तो अपन पहले माउथ से करके फिर नोज में करेंगे तो और ज़्यादा मोर जो है उसमें ज़्यादा है तो और नोज में ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा, तो पहले लेस इन्फेक्शन में करना है फिर मोर इन्फेक्शन में करना है, इसलिए पहले नोज में करेंगे फिर माउथ में करेंगे। चलते हैं आगे मेरे दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन, सेवनटीन नंबर, द पर्पज ऑफ कप इज एंडोट्रेकियल ट्यूब इज, ये देखो ये क्वेश्चन आ गया, एंडोट्रेकियल ट्यूब में बताया भी था, ये क्वेश्चन आया BHU नर्सिंग ऑफिसर 2019 में, याद रखना मेरे दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि जो एंडोट्रेकियल ट्यूब में जो कप होता है उसका मतलब क्या उसका क्या मतलब एक तरह से रोल रहता है, क्या पर्पज रहता है, तो इसमें लिखा हुआ है ये प्रिवेंट डिसलोकेशन, मतलब ट्यूब इधर उधर नहीं भागे या ऊपर नीचे नहीं हो जाए इसलिए वो कप लगा रहता है, या मेक रेडियो लोकेशन ईजी, या रेडियो लोकेशन एक्सरे में ईजी से दिखे इसलिए लगा रहता है कप, या अवॉइडिंग डैमेज टू द ट्रेकिया, या ट्रेकिया को डैमेज करने से बचाने के लिए वो लगा रहता है, या
प्रोवाइड एयर टाइट सीलिंग ट्रेकिया। तो याद रखना मेरे दोस्तों, डी इज़ राइट आंसर। कहने का मतलब ये है जो सील रहता है, मतलब ऊपर से नेजल से ट्रेकिया की और कोई सिक्रेशंस वगैरह जा रहे हैं तो कफ क्या होता है उसको बचाता है, वो अंदर जाने नहीं देता, जिससे अपन आसानी से वो उसको मतलब बचा सकते हैं। तो रिगर्गिटेट अगर एस्पिरेशन भी है तो उसको भी ये बचाता है, इसलिए कफ लगाते हैं, है ना। याद रखना मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये अपने 18 की ओर। विच आर यूज्ड टू क्लीन ट्रेकोस्टोमी साइट। अब मैंने जैसे बताया था नॉर्मल सेलेन से कर सकते हैं, H2O2 से कर सकते हैं और सोडा बाइकार्ब से कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ये देखो ESIC जयपुर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अपन राइट आंसर हो गया नॉर्मल सेलेन और H2O, है ना। चलो आगे चलते हैं 19 नंबर। एप्रोप्रिएट साइज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब इज एडल्ट इन एडल्ट में तो कहाँ तक होती है अपने, मैंने बताया हुआ, आप पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर क्या हो गया, 8 से, नॉर्मल साइज जो एडल्ट में है वो 8 से 9.5 तक होती है, ठीक है ना। याद रखना ये दोस्तों। चलो 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा ये गुडल एयरवे इज एन। तो अपन गुडल एयरवे भी कहते हैं, एक आता है, एक मतलब यूँ समझो कि ये सी आकार का थोड़ा सा आता है, ओरोफेरेंजियल अपन उसको एयरवे भी कहते हैं उसको। तो ये आता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये आया हुआ देखो दो जगह आया हुआ है। ये SCT टीमेंस ट्रिब्यूनल स्टाफ नर्स 2019 में, GMCH चंडीगढ़ 2016 में भी आया हुआ है। तो ओरोफेरेंजियल जो एयरवे है ये अपन मतलब जैसे ET ट्यूब है वैसे के ये बाहर मिलता है अपने अंदर। तो ओरोफेरेंजियल एयरवे एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का प्लास्टिक का होता है ये। तो ये लगाने से क्या होता है फिर ओरोफेरेंजियल मतलब ओरल से उसके ET ट्यूब लगी हुई तो उसके साइड में लगाते हैं अंदर, उससे अपने क्या है वो सिक्रेशंस वगैरह आराम से अपन निकाल सकते हैं, है ना। टंग के ऊपर से वो अंदर की तरफ फेरेंजियल कैविटी में लगती है। तो ये सारी चीज़ें अपन आज डिस्कस कर लिया, है ना। ये हो गया। उसके बाद में ये अपने, चलो ये क्वेश्चन बहुत है अभी। हाँ आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ये अपने क्या कहते हैं लाइक करें, शेयर करें। और मैं इसी तरह आपके लिए क्वेश्चन और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा, जिससे रिपीटेड क्वेश्चन है और आपको उससे बहुत आसानी होगी। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट्स जरूर करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद पाली नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए। और मेरी वीडियो अदर भी वीडियो है जो लिंक उसमें पड़े हुए हैं वो उससे शेयर करें। थैंक यू सो मच।